Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we discuss फर्स्ट मार्च न्यूज़पेपर। रेलवे यूनियन ने दी 1 मार्च को हड़ताल करने की धमकी। जॉइंट फोरम फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लागू नहीं की गई तो 1 मई को मजदूर दिवस होता है। उस दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस होता है। उस दिन देश में व्यापक रूप से ट्रेन हड़ताल की जाएगी और कोई भी ट्रेन सेवाएं नहीं चलेंगी। ये रेल कर्मचारियों का दावा किया गया है कि 1974 में जो बोनस के लिए मांग की गई थी उससे भी बड़ी हड़ताल होगी। 1974 में जो हड़ताल हुई थी उसमें 17 लाख कर्मचारियों ने भाग लिया था, जो 20 दिन से ज्यादा दिनों के लिए चली थी। आंचल, आप न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में डिफरेंस बता सकते हो? कुछ ऐसा था, राइट, कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें मतलब एक ही बार में मिल जाएगा। जो भी हमारा एक स्पेसिफिक अमाउंट डिडक्ट होएगा सैलरी से मंथली। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में शायद ऐसा था कि मतलब पेंशन का ही था, मतलब कि रेगुलर इंटरवल्स पे मिलेगी जो भी बनता है। हाँ, मानसी जी क्या? हाफ पेंशन, जो सैलरी का हाफ पोर्शन लाइफ टाइम मिलता है आपको रिटायर होने के बाद। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें ये भी तो बता सकते हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम है वो मतलब जैसे राजस्थान और इन सब स्टेट्स में आ चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी शायद से। हाँ, जाति धर्म के आधार पर कैदियों को अलग नहीं किया जा सकता। तो जेल मैनुअल 2016 में जो नियम आए थे उनके अनुसार कहा गया था खाना बनाने के लिए किसी भी कैदी के साथ स्पष्ट रूप से कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके उसके ऊपर प्रतिबंध है। देखा गया है कि जेल में जो रसोई का काम होता है, जो काम होते हैं, उसको इस तरह से जाति के आधार पर बांटा जाता है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन है। जो आर्टिकल 17 में अस्पष्टता है किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन। और 15 में की बात करते हैं जब रंग भेद नस्ल जाति के आधार पर उसको प्रतिबंधित किया गया है। इस तरह के अपराध जेल में भी नहीं किए जा सकते। तो उनके लिए मैनुअल दिया गया और बताया गया है कि जेल मैनुअल 2016 में भी स्पष्ट रूप से कहा गया था इस तरह से कैदियों के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता कि कार्य को उनकी जाति के आधार पर बांटा जाए। कल्प मेधा, आंकड़े जानकारी नहीं है, जानकारी ज्ञान नहीं है, ज्ञान समझ नहीं है और समझ बुद्धि नहीं है। विल्फर्ड स्ट्रॉल। आप में से कोई क्या ऐड करेगा इसमें? आंचल, प्रेरणा, मानसी। इसमें ये बोल सकते हैं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं होता कुछ भी। मतलब हर चीज का एक्सपीरियंस होना इम्पोर्टेंट है। और मतलब विद टाइम जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है उसी से ही फिर इंटेलिजेंस, चाहे वो इमोशनल हो चाहे कैसे भी, वो इंक्रीज होती है। हम्म, और लिखा हुआ ना कि जानकारी ज्ञान नहीं है। सिर्फ जानकारी ज्ञान नहीं है, उस जानकारी को कैसे एनालाइज करे, क्रिटिकली सोचे उसके ऊपर में। और आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो फिर ज्ञान में आता है। और ज्ञान से समझ नहीं है। ज्ञान मतलब नॉलेज हो गया, और समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गया। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ बुद्धिमानी नहीं है, विजडम। हम्म। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट लीड टू विजडम। सिर्फ मतलब इसमें सिर्फ का बात हो रहा है एक तरह से। हाँ, सिर्फ मतलब ये बोल अंडरस्टैंडिंग सकते नहीं हैं ना, है, हाँ। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपका एक्सपीरियंस भी है। विद टाइम्स आपकी क्या लर्निंग्स रहेंगी, उससे भी विजडम आती है। क्या हम्म। सीखते हो ओवर अ टाइम पीरियड। हाँ, तो मनुष्य को तार्किक और रचनात्मक और सोचने वाला सब तरह का होना चाहिए। आंकड़े जानकारी दी है, सिर्फ किसी डाटा को रटकर ये नहीं कहा जा सकता ये प्रॉपर जानकारी है। और अगर किसी को वो डाटा याद है तो ये नहीं बोल सकते कि वो बहुत ज्यादा ज्ञानी है। अगर कोई ज्ञानी है तो उसमें हर सिचुएशन को देखकर उसको समझने की क्षमता होनी चाहिए कि उस सिचुएशन को किस तरह से सुधारा जाएगा। और अगर किसी इंसान के अंदर समझ है तो ये नहीं माना जा सकता कि उसकी इतनी दूर की सोच होगी कि वो आज से 10 साल, 20 साल या 50 साल आगे की सोच सके और उस तरह के निर्णय ले सके। मैं शेयर कर देता हूँ। ओके।
इसमें जब भारतीय न्याय संहिता, इट इज रिप्लेसिंग द आईपीसी, नागरिक सुरक्षा, सीआरपीसी, साक्ष्य, एविडेंस। तो उसमें बात होता है विद रिगार्डिंग टू एविडेंस, कैसे एविडेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी एक ई एविडेंस का बात होता है इसमें ओवरऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्निकल है, लेकिन और इसमें थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं कि एविडेंस क्या क्या हो सकता है क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में। डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट चेंजेस किया गया है। उसके बाद फिर प्राइमरी एविडेंसेस इन फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन, सेमीकंडक्टर मेमोरी एंड एनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस फॉर बेटर विजिबिलिटी। इसमें बोल सकता है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी का ऐसा मतलब है कि जैसे जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जैसे अभी जो हमने टैब्स खोले हुए हैं, जूम खोला हुआ है, तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। वो भी एक काइंड ऑफ सपोर्ट करेगा एविडेंस को। एंड प्लस में प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस की भी बात हो रही है कि अगर कॉपीज बनाई जाएंगी तो इवन दैट कैन बी यूज इन टर्म हम्म। में। और बाद में हम्म। फिर सर्टिफिकेट की बात हो रही है कि जो अकाउंटेबिलिटी है कि मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है जो हमने सबमिट कर रहे हैं, तो उसमें सिग्नेचर्स होना इम्पोर्टेंट है। और जो मतलब दे रहा है, जो सबमिट कर रहा है, अगर वो नहीं भी मानता तो हम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं विद द ड्यू सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट। और एक्सपर्ट से और फिर- सिग्नेचर की जरूरत है हाँ, विद द पर्सन। एक्सपर्ट हैज टू वेरीफाई द सर्टिफिकेट कि इनका जो वैल्यू है वो बहुत हाई है। दूसरा एक और लिखा हुआ है यहाँ पर कि द अदर प्रोविजन विद रिगार्ड टू एडमिसिबिलिटी ऑफ द सेकेंडरी एविडेंस विल नॉट अप्लाई टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। हो सकता है कि आप कॉपी जब कर रहे हो तो कुछ चेंजेस हो जाए उसमें, विच कैन इम्पैक्ट द एविडेंसेस। इसलिए साइबर क्रिमिनल हमेशा बात करते हैं कि ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि पता नहीं चल सके, क्योंकि सेकेंडरी हमेशा जो रिकॉर्ड होता है, इट इज इट कैन बी मैनिपुलेटेड, दैट इज। तो कैसे किया जा सकता है वर्कलोड ऑफ साइबर लैबोरेटरीज इंक्रीज होगा। क्या इंडिया में ऐसा है साइबर साइबर से रिलेटेड लैबोरेटरीज? तो इसमें वो सर्च करना मानसी, ओवरऑल क्या लैबोरेटरीज जो होता है फोरेंसिक लैबोरेटरीज इंडिया में, एफएसएल, उसके अंदर में साइबर वाला है कि अलग से है इंडिया में? देखते हैं। फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज, इट ओनली डील्स विद नॉर्मल क्राइम और साइबर। एक्सपर्ट ओपिनियन, जनरल अवेयरनेस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रिप्शन, प्राइवेट एजेंसीज which install closed circuit television on the premises for security purposes. यहाँ पे नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लैबोरेटरी है Hmm. under the Ministry of Home Affairs, or it has been created under the scheme of Indian Cybercrime Coordination Center. तो I think ये separate है। Separate ना? हाँ, NCFL, National Cyber Crime Forensic Laboratories। तो ये लिखा हुआ है कि साइबर लैब मे नॉट बी इक्विप्ड विद सफिशिएंट मैन पावर। और कुछ कुछ साइबर लैब तो आईटी एक्ट के अंदर में नोटिफाई भी नहीं किया जाता है विथ रिगार्डिंग टू द ओपिनियन ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो सिर्फ लॉ बनाने से नहीं होगा, उसका प्रोसेस कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। एविडेंसेस एक्ट। और एक सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज भी है, सीबीआई, इंडिया में। अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ऑफ द इंफॉर्मल वेस्ट पिकर। जब स्वच्छ भारत अभियान का बात करते हैं, जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल वेस्ट पिकर के बारे में कभी सोचते नहीं। तो मार्च 1 इंटरनेशनल वेस्ट पिकर डे, और उनको होमेज मिलना चाहिए। 1992 में जब देयर वाज अ मर्डर इन द कोलंबिया, दे आर ऑफन फॉरगॉटन, हाइपर मार्जिनलाइज, कीवर्ड इंडिस्पेंसिबल। सुबह सुबह उठते हैं, कहीं पर भी नाइट लाइफ होता है, नाइट खत्म हो जाता है 3-4 बजे के बाद, तो फिर सुबह सुबह उठते हैं वो पूरा साफ होता है हर एक सड़क। और फिर सीवेज ट्रीटमेंट साफ होता है, मैन होल में जाते हैं वो साफ करते हैं। तो इनविजिबल पार्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कीवर्ड इनफॉर्मल वेस्ट पार्ट पीकर आर इनविजिबल पार्ट ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। जब तक इनका भला नहीं होगा, जब तक इनको राइट्स, डिग्निटी और सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, तो ओवरऑल जो हाइजीन और सैनिटेशन इशू है इंडिया में, वो कभी सही डायरेक्शन में नहीं जा सकता। सिस्टमेटिक
marginalization, non-representation, exclusion from social security benefit, legal protection. और मोस्टली दे आर इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। उससे क्या होता है कि उनको एम्प्लॉय का एक जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट वो नहीं मिलता है। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी इंडिया में वो 0.5% है, अर्बन पॉपुलेशन ग्लोबली। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। पीरियोडिक लेबर सर्वे रिपोर्ट बोलते हैं 1.5 मिलियन वेस्ट स्पीकर अर्बन फोर्सेस में है। 1.5 मिलियन अर्बन एरियाज में इंडिया में जो हजार्डियस वर्क में काम करते हैं विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट, OSH, ऑपरेशन सेफ्टी हजार्ड। ये जो कोड है ये नहीं लगता उनके ऊपर में। पुअर हेल्थ, इरेगुलर वर्क, लो इनकम, मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं लगता इनके ऊपर में। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी बिल में नहीं लगता इनके ऊपर में। रेस्पिरेटरी हेल्थ इशू होता है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर जब पार्टिसिपेट करते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, तो बस पार्टिसिपेट वो करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करते हैं और एक तरह से कंडीशन वही रहता है। और जब इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है विद रिगार्डिंग टू द वेस्ट मैनेजमेंट। ये बोलता है कि जो भी कंपनीज है दे आर जनरेटिंग द वेस्ट, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग। तो उसमें एक EPR एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसके कारण आप सोशल इंक्लूजन फॉर वेस्ट स्पीकर कर सकते हैं। EPR के तहत उनको तो अगर लगा है उनके ऊपर में, तो दे हैव टू सेट अप सम काइंड ऑफ फ्रेमवर्क फॉर ट्रीटिंग ऑफ द वेस्ट। अब फ्रेमवर्क जब स्टैब्लिश करेंगे तो उसमें वेस्ट स्पीकर का भी रोल आएगा, तो अब इंक्लूड कर सकते हैं। EPR डी राइडर वेस्ट अवे फ्रॉम द इन्फॉर्मल सेक्टर और आजकल डिस्प्लेसमेंट कम कर सकते हैं। सेवरल स्टेक होल्डर है, CPC, ब्रांड ओनर, बाकी सब। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जब ये इन्वायरमेंटल में देखेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ई वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट रूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, तब इसमें TPI गाइडलाइन 2022 में इट इग्नोर्ड द रोल ऑफ इनफॉर्मल वेस्ट स्पीकर इन द मैनेजमेंट साइकिल। तो वो भी EPR में इग्नोर किया एक तरह से। दैट इज वाई दे आर इनविजिबल पार्ट ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। अब बोला जाए तो उनका सक्सेसफुल ये उनके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट क्रिटिकल फैक्टर है। वहां पर ट्रेडिशनल नॉलेज यूज करते हैं। तो क्या किया जा सकता है जस्ट ट्रांजिशन के लिए? पहली बात, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जाता है तो उनका एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होना चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट भी देना चाहिए। द कंपनी हैज टू अडहियर टू द सेफ्टी प्रोटोकॉल अंडर द OSH गाइडलाइन, OSH 2020। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंप्लायंस बढ़ाने के लिए CPCB हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। उसके बाद PPP मॉडल में आप जब वेस्ट जनरेशन या वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन प्लांट खोलोगे, तब दे कैन हायर द इनफॉर्मल वेस्ट और रैग पिकर। तो उनको 3 to 4 एरिया सिर्फ चाहिए, सोशल सिक्योरिटी, टाइमली वर्क, फिर सेफ्टी, और चौथा होगा कि आप उनको एक तरह से मार्जिनाइज नहीं कर सोसाइटी के अंदर। तो स्कीम इंप्लीमेंट होना चाहिए उनके ऊपर, राइट फ्रॉम एवरी स्कीम, PMJY, आवास एक्सेट्रा। एक कार्ड बनना चाहिए जिसे कार्ड से पता लगे कि जैसे हॉकर के लिए होता है वैसे इनके लिए कार्ड बनना चाहिए, ताकि इनका राइट्स और डिग्निटी हर्ट नहीं। जनरली जहाँ वेस्ट कलेक्शन होता है, डंपिंग साइट होता है, उसके बगल में इनका घर होता है, तो पक्का मैदान, पक्का हाउसेस बनना चाहिए उनके लिए। मानसी, तो डॉक में यू कैन राइट की इंपॉर्टेंट कीवर्ड रिगार्डिंग द वे इनफॉर्मल वेस्ट स्पीकर। मानसी, यू वांट टू ऐड सम सॉल्यूशन कैसे? नहीं, आई थिंक यही एरियाज है अशोक। हम्म फॉर्मलाइजेशन ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन। हम्म तो वेस्ट स्पीकर, अच्छा इसके पहले मतलब याद ही नहीं आया कभी। जब भी हम हाँ लोग हाइजीन और सैनिटेशन का आंसर लिखे हैं, कभी याद नहीं आया हाँ, इनफॉर्मल स्मार्ट वेस्ट सिटी स्पीकर, सेशन में भी। हाँ कभी नहीं इसका। तो एक आज से
कम से कम इसके बारे में सोच सकते हैं। इसमें आर्टिकल भी तो ऐड इसको कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये वेस्ट पिकर के आर्टिकल के 21, 17, 15 आर्टिकल का हनन है कि वो उन्हें हाथ से उठाना पड़ता है और उनके लिए वो प्रॉपर कंडीशंस नहीं होती जो उनके लिए होनी चाहिए। सेफ्टी प्रोटोकॉल अडहियर करना चाहिए। हाँ, हम्म। ठीक है। क्रॉस वोटिंग राज्यसभा इलेक्शन, ये वाला प्रवेश नहीं है। सिक्स कांग्रेस एमएलए हु क्रॉस वोटेड हिमाचल प्रदेश राज्यसभा इलेक्शन डिस्क्वालीफाइड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 10 शेड्यूल क्या बोलते हैं? तो आर्टिकल 80 बोलता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट टू द राज्यसभा इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरा 10 शेड्यूल बोलता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में हुआ था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट। इट प्रोवाइड्स ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वॉलंटरी देता है, गिव्स द मेंबरशिप, तब आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए। या फिर आप बात नहीं मानेंगे विथ रिगार्डिंग टू विप ऑफ द पार्टी, तब उनको किया जाएगा। या फिर नॉमिनेटेड मेंबर है और 6 महीना के अंदर आप ज्वाइन नहीं किए, 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन किए कोई, तब आपको विपार किया जाएगा। या फिर आप एक तरह से दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लिए, एक्सेप्शन है 1/3 वाला, अगर नहीं है तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लेकिन And इसमें बोला गया कि द इलेक्शन कमीशन ट्राई रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इशूड क्लैरिफिकेशन इट स्पेसिफाइड दैट प्रोविजन ऑफ 10 शेड्यूल with respect to the voting against the instructional party will not be applicable for the Rajya Sabha election. Similarly with the president election. एक important key highlight हाँ, can mention कि डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे हाँ, नहीं हुआ ना, ये बोल रहे हो। इसका मतलब हम्म, नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको बात मानना होगा पार्टी का, सब में बात मानना होगा। लेकिन वोटिंग इन द राज्यसभा इलेक्शन, अगर आप क्रॉस वोटिंग करें, पर बीजेपी का कोई खड़ा हुआ है तो आप बीएसपी के किसी और के आप उसको वोट कर दिए, तो अगेंस्ट द विप ऑफ द पार्टी, डायरेक्शन ऑफ गिवन बाय द पार्टी, तो दैट विल नॉट अमाउंट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द हाँ 52nd कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वुड नॉट फेस डिस्क्वालिफिकेशन अगेंस्ट द पार्टी कैंडिडेट, ये भी था। फिर और इसमें वे फॉरवर्ड जो के हम बोलो। इलेक्शन मेथड की बात करते हैं, द एमपीज ऑफ राज्यसभा, सो दे आर इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ओपन बैलेट होता है, ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बस यहीं पे ओपन बैलेट होता है, बाकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी सीक्रेट बैलेट होता है। ओके, ओपन बैलेट इसलिए हमें पता लग सकता है ना कि क्रॉस वोटिंग हुई है, वरना अगर हाँ। सीक्रेट बैलेट होता तो नहीं पता चलता। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो ओपन बैलेट तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में होता है ना मानसी, होता हो। नहीं, ओपन बैलेट राज्यसभा इलेक्शंस में होता है, प्रेसिडेंट में ओपन बैलेट नहीं है, वो सीक्रेट ही है। वो वेरीफाई कर लेती हूँ। हम्म। अब इसमें है कि व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, तो इसमें बोला जाता है कि फेयर एंड फेयर इलेक्शन के लिए कोर्ट अपहेल्ड द सिस्टम ऑफ ओपन बैलेट टू राज्यसभा इलेक्शन। लेकिन मेन बात है कि क्रॉस वोटिंग होता है, इट हैड डिफीटेड द प्रोसीजर। तो इट कैसे इज होना चाहिए सीक्रेट बैलेट वो ही है इसमें प्रेसिडेंट का। open ballot है। हाँ, इसमें एक डिलेमा है। डिलेमा क्या है कि या तो इंडिविजुअल एमपी उनका राइट्स है, कि एमएलए का राइट्स है कि आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, उनका अपना इन्फॉर्म चॉइस है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए इन द डेमोक्रेसी। दूसरा है कि रूलिंग पार्टी एक तरह से, या फिर कोई भी जो पार्टी जो होता है उनके अंदर में एक डेकोरम नहीं रहेगा, कोई भी अगर क्रॉस वोटिंग करेंगे तो दो एक बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन हैव ऑब्जर्व्ड इट नॉट अलाउड डेमोक्रेसी टू मर्डर, क्रॉस वोटिंग इन राज्यसभा इलेक्शन इज अ सीरियस थ्रेट डेमोक्रेसी, उसे बोला जाता है। एमपी भी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। Voting for a MLA against his or political party Rajya Sabha election will be construed as a strong reason to infer that member had voluntarily given up the membership of such party. तो ये वेज अहेड का बात हो रहा है। ये जो राज्यसभा इलेक्शन में 6 कांग्रेस एमएलए who have cross voted have been disqualified, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है, क्लैरिफिकेशन दिया है कि अभी तक
अगर वोट नहीं दे रहे अगेंस्ट द पार्टीज इंस्ट्रक्शन, तो आप पर 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन नहीं लगी। तो ये अभी प्रोविजन है। हाउएवर मैटर हो सकता है आगे जाए फिर चेंज हो जजमेंट या वसीयत। तो एक इंपॉर्टेंट की फैक्ट हो गया था पीटी के लिए, ये नहीं लगता है। जब नाटो की बात करते हैं तो 1949 में स्टैब्लिश हुआ फॉर द कलेक्टिव सिक्योरिटी इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर लीडेड बाय यूएस। अब नाटो का रहता है कि दे आर मूविंग फॉरवर्ड टू द ईस्टर्न डायरेक्शन, ईस्टवर्ड, मोर ईस्टवर्ड। लोग many countries have been included into the NATO's membership, स्वीडन, नॉर्वे एक्सेट्रा। तो इसके बाद ही रशियन का एप्रीहेंशन था कि नाटो अगर उनके बाउंड्री तक पहुंच जाएगा तो आईसीबीएम स्टैब्लिश होगा बाकी जगह भी। ब्लैक सी पूरा का पूरा ओनली सी रूट है रशिया के लिए फॉर ट्रेड, ये इम्पैक्ट हो सकता है। इसे 2008 में एक डिक्लेयर्ड इंटेंशन कि नाटो व्हेन डिक्लेयर्ड इंटेंशन कि जॉर्जिया और यूक्रेन को लेंगे, तब उन्होंने रशिया ने एक कदम उठाया था अगेंस्ट द जॉर्जिया एंड इवन द यूक्रेन इन 2014 व्हेन इट हैज कैप्चर्ड क्रीमिया। फिर से लेकिन वही बात है कि नाटो में इंक्लूजन नहीं हुआ यूक्रेन का। उसके बाद फिर से बात हुआ कि फिर से अब तो हो ही जाएगा, तब फिर उन्होंने तब फिर रशिया ने इन्वेड किया और 4 जो एरियाज है, लुहांस्क, डोनेस्क, ओब्लास्ट, जायफरोजिया और क्रीमिया, तो इस पर उन्होंने एक तरह से कैप्चर कर लिया मिलिट्री। यूएस का रोल क्या है कि 60 बिलियन एड अभी तक दिया गया यूक्रेन को, स्टॉल किया गया, और अभी तक सबसे लार्जेस्ट सपोर्ट है यूक्रेन को, $90 बिलियन से ऊपर। ओवरऑल नाटो से रिलेटेड इशू पहला 2 है। फायदा है कि पहली बात है कि यूएस का जो सॉफ्ट पावर है, यूएस का तो हार्ड पावर बढ़ते रहते हैं वर्ल्ड वाइड। यूरोपियन पूरे के पूरे दे आर डिपेंडेंट ऑन नाटो फॉर द कलेक्टिव सिक्योरिटी। मोर एंड मोर कंट्रीज वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ नाटो बिकॉज दे गेट सेंस ऑफ सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी। आपस में जब लड़ाई होता है नाटो के मेंबर के बीच में, फॉर एग्जाम्पल टर्की एंड ग्रीस दोनों नाटो मेंबर है, दोनों आपस में क्लासेस होते हैं, वहां पर भी नाटो हेल्प करते हैं दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में। तो ओवरऑल नाटो एक तरह से कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। थ्रेट कहाँ पर है? नाटो को बढ़ाते जा रहे हैं और तो उससे एक इम्पैक्ट होता है वर्ल्ड में, जो ऑर्डर है वो इम्पैक्ट होता है मोस्टली। एंटी रशिया एंटी चाइना अलायंसेस क्रिएट होता है। दूसरा कि यूएस का फंडिंग इतना ज्यादा है कि बाकी यूरोपियन यूनियन कम करते हैं तो डेट क्राइसिस यूएस का बढ़ते जाता है रिगार्डिंग फंडिंग, $700 बिलियन, बाकी तो सिर्फ 1% से भी कम स्पेंड करते हैं। तीसरा, यूएस का मिलिट्री बेसिस हर जगह है, नाटो के अंदर है, पोलैंड के अंदर में, जर्मनी के अंदर में, तो क्या वो सही डायरेक्शन है विथ रिगार्डिंग टू द कलेक्टिव सिक्योरिटी? क्या वो सिर्फ नाटो के लिए होता है कि क्या वो लोकल इलेक्शन में इन्फ्लुएंस करते हैं? हमेशा कुछ इशू भी उठा है जर्मनी में, जब देयर वाज सम काइंड ऑफ चेंजेस इन द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, और यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता ऐसा। जापान ने भी उनका यही कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना बहुत मुश्किल है। तो इंटरफेरेंस बाय द यूएस इनटू द लोकल पॉलिटिक्स, तो इट हार्म्स द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी। तो ओके, यहाँ पे आई वुड लाइक टू एड अप कि करंटली देयर आर 31 मेंबर कंट्रीज ऑफ नेटो, और कुछ बेसिक पॉइंट्स की एक पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस है। जब बोलते हैं कि कलेक्टिव डिफेंस, कि अगर किसी भी एक मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक होगा तो इट वुड बी सीन कि नेटो के ऊपर अटैक हुआ है। आर्टिकल 5 हाँ, म्यूचुअल डिफेंस। हाँ, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द वॉशिंगटन ट्रीटी, तो दिस इज द ट्रीटी। और इसमें इट इज सेइंग कि 9/11 अटैक जो हुआ, टेररिस्ट अटैक यूएसए में, आर्टिकल 5 जो है नेटो का, सबसे पहली बार इट वाज इन्वोक्ड। सो क्या है आर्टिकल 5 ऑफ वॉशिंगटन? आई थिंक वही ये है है, कलेक्टिव म्यूचुअल डिफेंस है। डिफेंस हाँ, प्रोविजन। ये पहली ये बार पहली बार हुआ 9/11। हम्म। क्योंकि ऐसा कोई पहले अटैक हुआ नहीं था। अगर बोला जाए कि नाटो 1949 में हुआ, हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट है, उसका देखा देखी सोवियत यूनियन को लगा कि ऐसा हमारे यहाँ भी होना चाहिए अलायंसेस, तो उन्होंने वॉर्सो पैक्ट लाया, विच वॉज अ कलेक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी पैक्ट बाय द सोवियत लेड कम्युनिस्ट ब्लॉक इन द ईस्टर्न यूरोपियन रीजन।
उसमें बाकी कंट्रीज आए, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, सब उसमें आए थे एक्स्ट्रा हम्म, एक्सेट्रा। तो ठीक है। अभी तक लड़ाई हुआ नहीं, हॉट वॉर नहीं हुआ, इसलिए पहले बार उसी समय हुआ, और 9/11 से। यहाँ तो रिसेंटली 2022 में नेटो ने अपना स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट, एक डॉक्यूमेंट है, इसको भी रिलीज किया। तो इसमें एक ही हाईलाइट यही है कि 360 डिग्री अप्रोच होगी सिक्योरिटी की। जब हम बात करें तो 3 कोर टास्क आउटलाइन किए गए। पहला, डेटरेंस एंड डिफेंस, वी कैन नोट डाउन ये कीवर्ड्स हैं। सेकंड, क्राइसिस प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। थर्ड इज कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। तो ऑल्दो वो भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को, डेमोक्रेटिक बेस्ड फंक्शनिंग को ही प्रमोट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मिलिट्री अलायंस है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और वो है। और जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो कंसेंसस के थ्रू डिसीजन लिया जाता है इन द नेटो, कि हर एक कंट्री हम्म, का अग्रीमेंट होना चाहिए। एंड अब अलाइज के ऊपर है कि आप सपोर्ट करें जितना हो सके, लेकिन ऑब्लिगेशन एक का है, हर एक का ऑब्लिगेशन है कि कुछ भी अगर जरूरत पड़े तो सबको आना चाहिए। और यहाँ सपोर्ट पे में कुछ भी करिए, प्रॉपर लेकिन ऑब्लिगेशन है, आना ही है आपको। चाहे 5 ट्रूप दीजिए, चाहे 10 दीजिए। ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान में जब यूएस ने इन्वेड किया था, तब उसमें पोलैंड और छोटे छोटे कंट्री, एस्टोनिया, फिर बाकी सब 10 10 आदमी को भेजे थे अपने तरफ से। यूएस के सबसे ज्यादा मिलिट्री थे 10 आदमी, इसके 5 आदमी, इसके 2 आदमी। तो ऐसा दिखाने, टेक्निकली जो होता है ना, आपको साइन तो करना पड़ता है ना कि आप यू हैव टू अडियर टू द प्रोविजन। तो कैसे कितने भी लोग भेजिए, आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन आपको भेजना ही ऐसा। और एक बार की इवेंट्स क्या हुए हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ नेटो। तो जैसे आपने मेंशन किया कि 1949 में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द साइनिंग ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी। देन 1989 में एक इवेंट हुआ, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे औशिक? 1949 के बाद से स्पेस रेस स्टार्ट होता है, साथ साथ मिलिट्री रेस स्टार्ट होता है, आईसीबीएम रेस स्टार्ट होता है, हर चीज में रेस हो रहा है बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड यूएस। तो सोवियत यूनियन जब रेस में जाते हैं तो ऑब्वियस बात है मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ते जाएगा वहां पर, और जीडीपी उतना राइज नहीं हो रहा है। तो जीडीपी स्टैग्नेशन होता है उनका लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिकली। और बाकी जो लोग रहते हैं, सोवियत ब्लॉक से रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका उनका इंडिपेंडेंसी कम है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट है, वो सोच रहे हैं कि हाँ मेरे को ऐसे ही डेवलपमेंट करना है, लेकिन दे डोंट वांट टू बी ड्रिवन बाय द सोवियत सिस्टम। सोवियत बेस्ड कम्युनिस्ट नहीं चाहते थे कोई कोई लोग, जैसे फॉर एग्जांपल यूगोस्लाविया। वो चाहते मेरा अपना टाइप का कम्युनिज्म होना चाहिए, इंडिया का कम्युनिज्म तो डिफरेंट है, चाइना का डिफरेंट है, तो सबको अपना चाह रहा था। लेकिन सोवियत चाहते थे कि मेरा कम्युनिज्म हर जगह फैले, लेनिन मार्क्सिज्म हर जगह। तो जो होता है ना सेंट्रलाइजेशन इफेक्ट, उसके कारण ही कुछ ना कुछ चलते आ रहा था अंदर में। तो हंगेरियन रेवोल्यूशन हुआ 56 में, चेकोस्लोवाकिया रेवोल्यूशन हुआ 1968 में। सबको एक तरह से इट वाज मिलिट्री यूज किया गया बाय द सोवियत यूनियन टू ब्रेक द रेवोल्यूशन। तो ये चल चर्निंग आउट हो रहा था। लेकिन दो तीन इंपॉर्टेंट केसेस था जिसके कारण प्रॉब्लम हुआ। पहला कि अफगानिस्तान में जैसे ही सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया 1979 में, कि वहाँ का जो जो स्थान रूलर थे, दैट वाज उनके विद्रोह हो गया था उनके खिलाफ, जो कम्युनिस्ट थे। तो सोवियत यूनियन ने स्टेबलाइज करने के लिए भेजा वहां पर। तब फिर एक अफगानिस्तान जिहाद स्टार्ट होता है। अमेरिकन का रोल था कि जब मैंने हारा वियतनाम में, तब आप अफगानिस्तान में सोवियत को हराएंगे। तो उन्होंने पाकिस्तान को यूज किया, अफगानिस्तान जिहाद किया। सोवियत यूनियन में क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। चेरनोबिल डिजास्टर है 1986 में। उससे पता लगा कि जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम इतना ओपेक है कि न्यूक्लियर वगैरह भी अगर कुछ फॉलो आउट होता है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो उसमें एक प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ते गया, सब चीज होते गया, तो लोग जो थे वहां के, दे वर डिमांडिंग मोर एंड मोर ओपननेस। तब फिर जो वहां के गोर्बाचोव थे वो बोले कि ठीक है पेरेस्ट्रोइका, और दूसरा कि ग्लानोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, दो चीज उन्होंने बोला कि लाए। पहला चीज, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं सोवियत लीडरशिप को। दूसरा चीज कि आप एक तरह से अपना बात को रख सकते हैं, ओपनली डिस्कस डिबेट कर सकते हैं। जैसे ही ये हुआ, फिर धीरे 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 हर जगह चर्निंग आउट होना स्टार्ट होता है। और बर्लिन वॉल, जब जर्मनी जो डिवाइड करता है पूरा जर्मनी को टू हाफ्स, वेस्टर्न हाफ एंड ईस्टर्न हाफ अंडर द सोवियत यूनियन आफ्टर 1945 वॉर, 44 वॉर, और वेस्टर्न हाफ अंडर द फ्रांस, ब्रिटेन एंड यूएस, तीनों थे। और दोनों मिला करके वो बोल बोल दे वेस्टर्न हाफ है। तो बीच में और बर्लिन
ईस्टर्न हाफ में थे। ऑलरेडी वहां पर क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस था, लोग भाग रहे थे फ्रॉम द ईस्टर्न हाफ टू वेस्टर्न हाफ, कि यहाँ जॉब नहीं है, क्राइसिस है, अच्छा जगह जाना है। तो बर्लिन वॉल बना दिए थे सोवियत यूनियन, क्योंकि वो भाग नहीं पाए। तो जब 1980s में जो क्राइसिस आया, तब लोग भाग रहे थे। तो ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि हर जगह एक तरह से चर्निंग आउट हुआ ना, ग्लानोस्ट आ गया, पेरेस्ट्रोइका आ गया, सब क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिए, हर जगह मिलिट्री कैसे यूज कर सकते हैं। और धीरे धीरे स्टैग्नेशन आ गया, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन सोवियत यूनियन का। तब फिर टूटना स्टार्ट हुआ और बर्लिन वॉल टूट गया, फिर लास्ट में तोड़ा गया। हाँ, तो बर्लिन तो वॉल अच्छा टूटने री के बाद तो इंटीग्रेटेड हुआ जर्मनी। तो जब डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं ना, तो एक पीएस में पॉलिटिक्स साइंस में भी एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं, तो सोचो कि कोरियन वॉर आज तक नहीं हुआ है इंटीग्रेट, इंडिया पाकिस्तान आज तक इंटीग्रेट नहीं हुआ है, इसराइल पाकिस्तान पैलेस्टीन आज तक इंटीग्रेट नहीं हुआ है, हम्म लेकिन जर्मनी हो गया। ये दिखाता है कि हाँ जो वेस्टर्न सेंट्रिक पावर है ना, वो एक तरह से जब उस लोग के अपने लोग है ना, उस वहां पर उन वो कर देते हैं काम ढंग से। हम्म, लेकिन इस तरफ में कभी नहीं चाहेंगे कि वो री इंटीग्रेट हो पूरा। तो हाँ राइट। कांस्टेंट कांस्टेंट सपोर्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल, साउथ कोरिया को पूरा सपोर्ट, चाइना को, चाइना ने सपोर्ट किया नॉर्थ कोरिया, इंडिया में पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट बाय द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन 1970s 80s 90s एक्सेट्रा, अनटिल अनलेस इंडिया स्टैंड लिया। तो ये बात एग्जाम्पल नहीं हुआ। ठीक है। Don't segregate prison on the basis of caste, religion. Government have said. Model prison manual, important. Model prison manual prepared by the ministries, circulate किया गया हर एक यूनियन टेरिटरी स्टेट में। प्रिजन इट इज स्टेट सब्जेक्ट, इसलिए सेंटर बना सकते उस पर लॉ, प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट खुद बोले, दो तीन स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मॉडल लॉ बनाती है सेंटर, एपीएमसी मॉडल लॉ, प्रिजन मॉडल लॉ। मॉडल लॉ एक बनाया था ताकि स्टेट को सहायता मिल सके कि आप ऐसा बना दीजिए अपना स्टेट के हाँ अंदर में। तो तो द एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस में डिस्क्रिप्शन, किचन में भी, कुकिंग में भी और रहने में भी, सब में ऐसा किसी में नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसा बोला था। हेल्थ केयर प्रोविजन में भी देना चाहिए उनका फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द इनमेट। तो मेंटल वेलबींग में एक इंपॉर्टेंट रोल आता है लाइब्रेरी का। इसमें इंपॉर्टेंट रोल आता है कि उनको कैसे एक वेजेस मिले फॉर देयर वर्क, फॉर डिग्निटी ऑफ द वर्क। डिग्निटी ऑफ वर्क सबके लिए होता है, उनके लिए भी डिग्निटी वर्क होना चाहिए। तो साउथ में जोमेटो डिलीवरी में भी उनका रोल था कि खिचड़ी बना रहे थे वो, आंगनवाड़ी सर्विस डायरेक्टली नहीं, लेकिन वो होम कुक फूड बना रहे थे ताकि बेच सके उसको अफोर्डेबल रेट में। फिर स्क्रीनिंग ऑफ द इन्फेक्शन डिजीजेस, सीबीडी एक्सेट्रा होना चाहिए। ई प्रिजन पोर्टल, ये पार्ट ऑफ द ई प्रिजन प्रोजेक्ट है। इसका काम है टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सोल्यूशन विद रिगार्डिंग प्रिजन फॉर्मेशन ऑपरेशन इन इंडिया, डिजिटाइजेशन ऑफ द प्रिजनर रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक एसेबिलिटी, हर एक चीज के लिए। तो कुल मिला के बोला जाए तो जेल तो मैनुअल, मॉडल प्रिजनल मैनुअल और ई प्रिजन। तो ये जो मॉडल प्रिजन मैनुअल है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको रिलीज करती है। और प्रिजन जो है, प्रिजन और प्रिजनर्स स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, अंडर एंट्री 4। और इसमें अगर हम बात करें कुछ कमिटीज जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं, तो वन वी हैव द मुल्ला कमिटी। मुल्ला कमिटी बोलता है कि प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, अकोमोडेशन में, और जो रिसोर्सेज फॉर द इनमेट्स। देन सेकेंड कमिटी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 268 रिपोर्ट, वो बोलते हैं कि प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाना चाहिए आफ्टर जब उन्होंने 1/3 ऑफ द सेंटेंस फॉर द क्राइम्स कंप्लीट कर दिया है, एंड विद मैक्सिमम अगर 7 ईयर्स की उनको इम्प्रिजनमेंट सजा दी गई है। तो 1/3 अगर सेंटेंस उन्होंने कंप्लीट कर दिया है, तो उनको रिलीज कर दिया जाना चाहिए, बिकॉज ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन हो रहा है। एंड जो बर्डन है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का, उसको कम करने की जरूरत है थ्रू एक्सपेडिटेड ट्रायल्स एंड लिबरलाइजिंग बेल प्रोविजंस। देन बिल्कुल। थर्ड कमिटी इज, हाँ, अमिताव रॉय कमेटी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश की थी, एंड ये बोलता है कि मेजर फोकस यही था प्रिजन ओवर क्राउडिंग कैसे कम होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश करो जो माइनर ऑफेंसेस हैं, एंड जो कि ऑलमोस्ट 5 साल से पेंडिंग चल रहे हैं। एंड लास्ट कमेटी वाज द कृष्णा अय्यर कमेटी। तो उन्होंने बात की कि वुमेन प्रिजनर्स के ऊपर इक्वल फोकस होना चाहिए, उनकी हेल्थ कंडीशंस जो हैं, HIV TB, दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट, तो उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। एंड इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वुमेन का इन द पुलिस फोर्स ऑल्सो। तो बेटर फैसिलिटी सपोर्ट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड क्रिमिनल्स विद इन द प्रिजन सिस्टम्स। सो ये कुछ कमिटीज उनकी रिकमेंडेशंस रही हैं। एंड इसके अलावा वी आर ऑल्सो हैविंग
एक स्कीम है, तो दैट स्कीम इज कि जो प्रिजनर्स सोशली डिसएडवांटेज्ड और लो इनकम ग्रुप से आते हैं, सपोर्ट टू द पुअर प्रिजनर स्कीम इंट्रोड्यूस की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसके अंडर जो नोडल एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट सो दैट दे कैन कम आउट, एंड वो मतलब बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन, फाइनेंशियल रीजंस जेल में अंदर बंद ही ना रहे। तो बिकॉज अगेन रिस्पेक्टिंग देयर ह्यूमन राइट्स एक उसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। तो इट वॉज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सब चीज़ में, बेल प्रोविजन, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ई प्रिजन मैनुअल, ई प्रिजन प्रोजेक्ट और मॉडल और प्रिजनर मैनुअल। ओपन प्रिजन्स की भी बात कर सकते हैं, जैसे राजस्थान में हम बात करते हैं, एंड आई थिंक एक और स्टेट में ओपन प्रिजन्स। तो राजस्थान से एक्चुअली मॉडल स्टार्ट हुआ ओपन प्रिजन्स का। हम्म चीटिंग कैसे कम करना चाहिए, तो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर मीन्स एक्ट इसमें लाया गया कि 1 करोड़ या 10 लाख 10 years ऑफ इम्प्रिजमेंट किया जाएगा ऑन ऑल द important एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सेंटर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जेई, एनईटी, यूपीएससी एक्सेट्रा। तो पहली बात है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द गुड एग्जामिनेशन, क्या होता है? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, टाइम से हो रहा है, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी कम करने के लिए, क्लैरिटी एंड कंप्रहेंसिवनेस। हर जगह ओएमआर यूज होता है एग्जामिनेशन में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंप्लीट ट्रांसपोर्टिंग द completed आंसर सीट। None of these processes have ever been audited by a knowledgeable agency. Auditing of the paper-based examination and the examination process is needed. Disincentive जो दे रहे हैं आप चीटिंग के लिए, डेटरेंट मैकेनिज्म भी है, लेकिन ऑर्गेनाइज चीटिंग क्यों होता है? क्योंकि लैक ऑफ जॉब और ज्यादा से ज्यादा एक तरह से कंपटीशन फॉर दिस सो स्मॉल नंबर ऑफ पोस्ट। तो हेल्पलेसनेस है मोस्ट ऑफ द जो होते हैं रूरल एरियाज, बाकी जगह में भी, तो इसी कारण ये बड़े होते हैं। तो कैसे यूज कर सकते हैं? आईटी, एडवांस आईटी सिस्टम, सीक्रेसी, फिर इवैल्यूएशन और रैंडम एलोकेशन ऑफ द पेपर, ये सब आप कंप्यूटर मॉडल से यूज कर सकते हैं, एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं टू डिजाइन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। और जहाँ यहाँ से पे ये बोल रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो ही पूरा एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका आगे का सिलेक्शन डिसाइड होगा। तो आप उसको एज वन ऑफ द फैक्टर्स लेके चलो सो दैट जो उस एग्जामिनेशन का इतना जो हाइप रहता है, एंड इवन जो एस्पिरेंट्स के ऊपर भी जो स्ट्रेस रहता है, बर्डन रहता है, तो वो भी कम हो सकता है उसके थ्रू। तो एक ये भी पार्ट ऑफ सोल्यूशन इन्होंने सजेस्ट किया है कि जैसे जो इंटरनेशनल एग्जामिनेशन होते हैं वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। एक वन ऑफ द बेसिस, अगर आपने उसको क्वालिफाई किया तो दैट यू आप एक कंडीशन फुलफिल कर देते हो। फर्स्ट टेक्निकल टीम फ्रॉम इंडिया अराइव्स इन मालदीव्स। इंडियन टेक्निकल पर्सनल हैव टू रिप्लेस द मिलिट्री ट्रूप्स। मालदीव्स ने बोला था गो आउट इंडिया, मिलिट्री यहाँ पर है आप, बिकॉज इट इज अ सॉवरेन कंट्री, स्मॉल बट अ सॉवरेन कंट्री, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंडिया ने रिप्लेस करने के लिए टेक्निकल पर्सन को यूज कर वहां पर। सिविलियन टेक्निकल पर्सनल। We can continue in the next link.